वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दें कि सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है, सेल वॉल की खोज है वह किसने की थी? तो आप ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सेल वॉल की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वॉल को खोजा था। सेल वॉल किन किन पात्रों में उपस्थित होती है या जंतुओं में उपस्थित होती है? तो आप ध्यान दीजिए, सेल वॉल होती है वह कवकों में उपस्थित होती हैं। पांच जंतुओं के अंदर सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है, कवकों में होती हैं। और कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो आप ध्यान दीजिए, शैवालों में उपस्थित होती हैं एवं पादपों में उपस्थित होती हैं। तो कवकों, शैवालों एवं आपको क्या ध्यान रखना है, पादपों के अंदर सेल वॉल उपस्थित होती हैं। तो कहाँ कहाँ होती है? तो आप ध्यान दीजिए, कवकों में होती है, शैवालों में होती है और पादपों में। कोशिकाओं की कोशिका कला के बाहर, कोशिका कला या जीवद्रव्य कला कह सकते हैं। कोशिका कला के बाहर कठोर दृढ़ आवरण पाया जाता है। कठोर और कैसा होता है? तो आप ध्यान दीजिए, कठोर होता है, दृढ़ एवं पारगम्य आवरण होता है। किस प्रकार का आवरण होता है? पारगम्य आवरण होता है, जिनके आर पार छोटी वस्तुएं आसानी से जा सकती हैं। तो पारगम्य आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहा जाता है या कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में? सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कवकों, शैवालों एवं पादपों में कोशिकाओं की कोशिका कला के बाहर कठोर दृढ़ पारगम्य और आप लिख सकते हैं मृत आवरण पाया जाता है। और आप ऐड कर सकते हो, कैसा आवरण होता है? मृत आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। अब ध्यान दीजिए, हमने देखा है कि कवकों के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और किसमें उपस्थित होती है? शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और आप ध्यान दीजिए, तो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। तो पादप कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, या कवकों की कोशिका भित्ति होती है, या शैवालों की कोशिका भित्ति। उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इनकी बनावट में भिन्नता हो सकती है, ये भिन्न पदार्थों से बनी हुई हो सकती है। कवकों की कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन से निर्मित होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होगी? काइटिन एवं पॉलीसैकेराइड से निर्मित होती हैं। तो कवकों की कोशिका भित्ति होगी वह किससे निर्मित होगी? काइटिन एवं पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बनी होती है। काइटिन को हम कवक सेलुलोज भी कहा जाता है, इससे निर्मित होती है, और पॉलीसैकेराइड होती है उनसे निर्मित होती है, हमें ध्यान रखना है। जबकि जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वह किससे निर्मित होती है? तो आप ध्यान दीजिए, शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति में सेलुलोज उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी गलेक्टेंस उपस्थित होता है। सेलुलोज होता है, गलेक्टेंस उपस्थित होता है। और आप ध्यान दीजिए, गलेक्टेंस के अतिरिक्त और कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? तो मेनोज उपस्थित होता है। सेलुलोज, मेनोज, गलेक्टेज इत्यादि उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो शैवालों की कोशिका भित्ति उसमें सेलुलोज उपस्थित होता है, गलेक्टेंस उपस्थित होता है और मेनोज उपस्थित होता है। एवं कुछ में आप ध्यान दीजिए तो मिनरल्स भी उपस्थित होते हैं, यानी लवण भी उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। हमने शैवाल पढ़े थे, तो उन शैवालों में क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य है, जैसे कि कारा है, जिसको अभी वर्तमान में हम कैरोफाइसी में रखते हैं। तो उन कैरोफाइसी का जो सदस्य है जो कारा, उसके अंदर आप देखेंगे तो कोशिका भित्ति से कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, जमा होता है, जिसके कारण उन्हें स्टोन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति होगी, उसके अंदर सेलुलोज भी होता है, गलेक्टेंस होता है, मेनोस होता है, एवं क्या होता है? लवण होते हैं, खनिज लवण होते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो आप ध्यान दीजिए, पादपों की कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से निर्मित होती है। और सेलुलोज के साथ साथ क्या होता है इसमें? तो आप ध्यान दीजिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, लिग्निन होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और क्या होता है? पेक्टिन होता है। सेकेंडरी वॉल का निर्माण होगा तो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का जमा होगा। पेक्टिन होता है, हेमीसेलुलोज होता है, एवं आप ध्यान दीजिए तो प्रोटीन भी कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। तो इन पदार्थों से मिलकर के
और किसका निर्माण होता है, पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है। देखिए ध्यान दें, इसमें से सेल्लोज, हेमीसेल्लोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स इत्यादि होते हैं। इनमें आप देखेंगे तो सेल्लोज होता है वो फाइब्रिल्स के रूप में होता है, इसके माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं और माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे, उन माइक्रोफाइब्रिल्स के जुड़ने के फलस्वरूप सेल्लोज का निर्माण होगा। और सेल्लोज होगा, उनके माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे, उनके मध्य हेमीसेल्लोज, पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि, लिग्निन भी हो सकता है, पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि होते हैं। ये पदार्थ क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ये पदार्थ होते हैं, ये किस रूप में काम करते हैं, मैट्रिक्स के रूप में काम करते हैं। देखो जब हम मकान बनाते हैं तो मकान में छत होती है, उसमें सरियों का काम करते हैं वो तो कौन, सेल्लोज करेगा। और आप ध्यान दीजिए जो सीमेंट का काम करते हैं वो हेमीसेल्लोज, पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि करेंगे। इस प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति में जो सेल्लोज होगा वो माइक्रोफाइब्रिल्स या सूक्ष्म तंतुओं के रूप में उपस्थित होता है, जिनके मध्य मैट्रिक्स के रूप में हेमीसेल्लोज, पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि जमा होते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण किस प्रकार से होगा, इसमें से जो सेल्यूलोज होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप ध्यान दीजिए कोशिका जो झिल्ली होती है, द्विध्रुवीय झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, सेल्यूलोज का निर्माण किया जाता है। अन्य पदार्थ जो होते हैं हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन, इनका निर्माण होता है वो गोल्जी कॉय या डिक्टियोसोम के द्वारा होता है। गोल्जी कॉय के द्वारा या किसके द्वारा होता है, डिक्टियोसोम के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से गोल्जी कॉय या डिक्टियोसोम होता है वो किसका निर्माण करेगा, तो ये अन्य हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे पदार्थों का निर्माण होता है। तो हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे पदार्थों का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होता है, डिक्टियोसोम्स के द्वारा होता है। जबकि ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेल्यूलोज बनेगा वह कोशिका झिल्ली के द्वारा बनता है। इसके अतिरिक्त कुछ में आप देखिए अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि द्वितीयक भित्ति बनेगी उसमें सुबेरिन का भी जमा होता है या क्यूटिन का, ये मोमीय पदार्थ होते हैं। और ये क्यूटिन और सुबेरिन होते हैं, इनका जो निर्माण किया जाता है वो स्पिरोसोम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से स्पिरोसोम्स होगा, उस स्पिरोसोम के द्वारा क्यूटिन एवं सुबेरिन का निर्माण भी होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि पादपों की कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एवं प्रोटीन से बनी होती है तथा इनमें कुछ मात्रा में सुबेरिन और क्यूटिन भी उपस्थित होता है। और क्यूटिन होगा वो तो क्यूटिकल परत यानी उपत्वचा होती है उसका निर्माण करता है, पत्तियों जो होती है उनके ऊपर उपस्थित होती है। और सुबेरिन होता है वह कॉर्क का निर्माण करता है, जो कोशिका का द्वितीयक जो वृद्धि होगी उस दौरान सुबेरिन होती है वह बनती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है इन दोनों अवश्य पदार्थों का स्त्रावण है वह स्पिरोसोम्स के द्वारा होता है। बाकी हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और ये जो लिग्निन है इनका स्त्रावण गोल्जी कॉय या डिक्टियोसोम के द्वारा होता है, और जो सेल्यूलोज है उसका स्त्रावण कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के पदार्थों से मिलकर के और पादप कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब देखिए ध्यान दें, पादप कोशिका भित्ति में निम्न 4 स्तर पाए जाते हैं। पादप कोशिका भित्ति में निम्न 4 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए, स्तर पाए जाते हैं। तो आप देखिए पादप कोशिका भित्ति होती है उसमें कौन कौन से 4 स्तर पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला स्तर हमें ध्यान रखना है जो कि सबसे पहले बनता है मध्य पटलिका। सबसे पहला हमें कौन सा ध्यान रखना है, मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका। दूसरा स्तर होता है जिसे हम प्राथमिक भित्ति के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए कौन सी भित्ति होगी, प्राथमिक भित्ति होती है दूसरा स्तर। और तीसरा स्तर कौन सा होता है, प्राथमिक भित्ति के बाद में तीसरा स्तर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक भित्ति कहा जाता है। तो प्राथमिक भित्ति और प्राथमिक भित्ति के बाद में कौन सा होगा, द्वितीयक भित्ति। और द्वितीयक भित्ति के बाद में नेक्स्ट अगला कई बार हमेशा नहीं होती तृतीयक भित्ति, केवल जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है इस प्रकार की तृतीयक भित्ति होती है, जाइलोन के जमा होने से बनती है, इस प्रकार की भित्ति होती है। तो ये 4 स्तर देखे जाते हैं पादपों में, मध्य पट्टिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति देखी जाती है। एक जनरल कोशिका की संरचना हम बनाते हैं, उस आधार पर डिस्कशन करते हैं कि पादपों में कोशिका में कौन कौन से स्तर किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। देखिए ये एक मैं सामान्य पादप कोशिका की संरचना बना रहा हूं इस प्रकार से। यहाँ पे
देखो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये एक कोशिका है, इधर एक कोशिका और होगी, यहाँ पर भी कोशिका होगी, दूसरी कोशिका यहाँ भी होगी। दो आसन कोशिकाओं के मध्य जब कोशिका विभाजन होता है, देखो कोशिका में पादप कोशिका अंदर मैंने बताया था कोशिका विभाजन होता है, उसमें सेल प्लेट के माध्यम से होता है, यानी इसमें क्या बनेगी, प्लेट बनेगी, और प्लेट अंदर से बाहर की ओर बनती है। उसमें सबसे पहले क्या होते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, वो यहाँ पर जमा हो जाती है। जमा होने के बाद में गोल्जी कॉय होंगे, वो इस प्रकार से जमा हो जाते हैं, और गोल्जी कॉय के जमा होने से फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है, और फ्रेगमोप्लास्ट होगा उसके ऊपर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट का जमा होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम एवं कैल्शियम पैक्टेट का जमा होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का जमा होने से किसका निर्माण होता है, मिडल लेमिला का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन के समय सर्वप्रथम बनने वाली जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, मिडल लेमिला होती है। मिडल लेमिला का निर्माण कैसे होगा, तो आपको ध्यान का सर्वप्रथम माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वे कोशिकाओं के मध्य अरेंजमेंट केंद्रक विभाजन होने के बाद में इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से होने के बाद में आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले सूक्ष्म नलिकाएं जमा होगी, उसके ऊपर गोल्जी कॉय की जो डिक्टियोसोम्स होते हैं, वे गोल्जी कॉय होते हैं, वे जमा हो जाते हैं, और उनके जमा होने के फलस्वरूप फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होगा, और फ्रेगमोप्लास्ट होता है उस पर मैग्नीशियम एवं कैल्शियम पैक्टेट होगा, उसका डिपोजिशन होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है मध्य पटलिका या मिडल लेमिला का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। ये पूरी संरचना है, ये क्या है, मिडल लेमिला की है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से मिडल लेमिला बन जाती है। तो ये मिडल लेमिला इस प्रकार से निर्मित हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। ये दो आसन कोशिकाओं के मध्य होती है, इस कोशिका का विभाग है, इस कोशिका का भाग है। अगली कोशिका इस प्रकार से बनेगी तो इस कोशिका का भी ये क्या होता है, भाग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये अगली कोशिकाएं होगी, दो आसन कोशिकाओं के मध्य उपस्थित संरचना होती है जो कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, क्या कहलाती है, मध्य पटलिका कहलाती है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, दो आसन कोशिकाओं के मध्य, दो आसन कोशिकाओं के मध्य और किससे निर्मित होती है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है। जिसमें मुख्य रूप से कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम पैक्टेट होता है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है, और दो आसन कोशिकाओं के मध्य जो संरचना उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिडल लेमिला या मध्य पटलिका कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें मिडल लेमिला या मध्य पटलिका के बारे में ध्यान रखना है। मिडल लेमिला या मध्य पटलिका होती है, ये कठोर संरचना होती है, और आप ध्यान दीजिए कि जो कच्चे फल होते हैं उसके अंदर मिडल लेमिला या मध्य पटलिका उपस्थित होने के कारण से ही कठोर होते हैं। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है, कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होती है, मध्य पटलिका उपस्थित होती है। जब कच्चे फल परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें मध्य पटलिका विघटित हो जाती है, जिसके कारण से वे कैसे हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मध्य पटलिका के बारे में। मध्य पटलिका के अंदर की ओर, मध्य पटलिका के अंदर की ओर प्राथमिक भित्ति का निर्माण होगा। प्राथमिक भित्ति किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है, सेलुलोज से एवं आपको धन कैमिसेलुलोज और कुछ मात्रा में पैक्टिन भी हो सकता है, बाकी मुख्य रूप से क्या होता है, सेलुलोज से निर्मित होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है, कौन सी भित्ति, प्राथमिक भित्ति। तो इसके नीचे बनेगी वो कौन सी भित्ति बन रही है, प्राथमिक भित्ति, यानी ये सबसे बाहर की ओर बन रही है मिडल लेमिला, और मिडल लेमिला के बाद में कौन सी भित्ति बनेगी, प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो मिडल लेमिला उसके अंदर की ओर सेलुलोज एवं अन्य पदार्थों का जमा होने से, सेलुलोज एवं अन्य पदार्थों का जमा होने से, हेमिसेलुलोज वगैरह, इस प्रकार से सेलुलोज और अन्य पदार्थों का जमा होने से जो प्राथमिक भित्ति है उसका निर्माण होता है। अन्य पदार्थों का जमा होने से प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। ये कैसी होती है, तो आप ध्यान दीजिए, कोमल होती हैं, लचीली होती हैं, नम होती हैं। तो इस प्रकार से एक कोमल और किस प्रकार की होगी, लचीली नम झिल्ली होती है। तो ये कोमल लचीली नम झिल्ली होगी, उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, पतली कोमल लचीली नम झिल्ली, जो कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज इत्यादि पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पैक्टिन भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के पदार्थों से निर्मित होगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक भित्ति कहा जाता है। तो प्राथमिक भित्ति होगी, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, सेलुलोज, सेलुलोज के साथ साथ क्या होता है, हेमिसेलुलोज भी उपस्थित होता है, और क्या उपस्थित होता है, तो आप ध्यान दीजिए कुछ मात्रा में पैक्टिन भी उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार के पदार्थों के जमा होने से प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति होती है, इसमें वृद्धि एवं विस्तार की क्षमता होती है, यानी ये ग्रोथ करने में क्षमता सक्षम होती है एवं विस्तार करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार से इसमें वृद्धि एवं विस्तार की क्या होती है,
क्षमता होती है। इनकी मोटाई की बात करें तो 4 से 15 माइक्रोन तक इनकी मोटाई होती है। इनकी मोटाई 4 से 15 माइक्रोन तक होती है। इनमें वृद्धि एवं विस्तारण की क्षमता होती है। जैसे ही प्राथमिक भित्ति है वह धीरे धीरे क्या हो जाती है, उनकी कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं, तो पुरानी होने पर इनकी वृद्धि की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वृद्धि की क्षमता कम होने के फलस्वरूप इसके अंदर की ओर अन्य पदार्थों जैसे कि आप ध्यान दीजिए लिग्निन इत्यादि का जमाव होता है। लिग्निन कुछ अवस्था में सुबेरिन का भी जमा होता है, लिग्निन सुबेरिन इत्यादि का जमा होता है। और इस प्रकार का लिग्निन का जमाव, सुबेरिन का जमाव, पेक्टिन का जमा होने से जो है भित्ति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक भित्ति कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए प्राथमिक भित्ति के वृद्धि की क्षमता कम होने पर, यानी ये परिपक्व होने पर इनकी वृद्धि की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्राथमिक भित्ति की वृद्धि की क्षमता कम होने से इसके अंदर की ओर लिग्निन सुबेरिन जैसे पदार्थों का जमा होता है, जिसके कारण से द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। तो द्वितीयक भित्ति किससे बनेगी, प्राथमिक भित्ति की वृद्धि कम हो जाने पर, यानी इसकी ग्रोथ क्षमता होती है, वृद्धि की क्षमता होती है, वो घट जाती है। और वृद्धि की क्षमता घट जाने से अब किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी वॉल का। डिपोजिशन किसका होगा, जमाव किसका होगा, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जमा होता है लिग्निन का, और किसका जमा होता है, सुबेरिन का। लिग्निन सुबेरिन और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं उनका भी जमाव होता है। तो लिग्निन और सुबेरिन जैसे पदार्थों का और कुछ अन्य पदार्थों का जमा होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी वॉल का निर्माण होता है, द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। तो द्वितीयक भित्ति किससे बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति में वृद्धि की क्षमता कम होने पर या धीरे धीरे घटने लगती है। और उसके पश्चात में प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की ओर, ध्यान रखना है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की ओर बनती है, वह कौन सी भित्ति बनती है, द्वितीयक भित्ति। किन पदार्थों के जमा होने से बनती है, लिग्निन एवं सुबेरिन के जमा होने से द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। और द्वितीयक भित्ति होती है, यह आपको ध्यान रखना है, जमा होने से लिग्निन होगा, उसके जमा होने से क्या हो जाती है, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो ऐसा किस में देखा जाता है, जाइलम की वाहिका और वाहिनिका में ऐसा देखा जाता है। जाइलम की जो वाहिका होती हैं एवं वाहिनिका, वेसल्स एवं ट्रेकिड्स, वाहिका एवं वाहिनिका होती हैं, वेसल्स एवं ट्रेकिड होती हैं, उन वाहिका और वाहिनिकाओं के अंदर लिग्निन का जमाव होता है। तो जाइलम की जो वाहिका और वाहिनिका होती है उनके अंदर इस प्रकार का जमाव होता है। इसके अतिरिक्त जाइलम रेसे होते हैं, उनके अंदर भी लिग्निन का जमाव देखा जाता है। तो मुख्य रूप से लिग्निन का जमाव किस में देखा जाता है, जाइलम की वाहिका और वाहिनिका में होता है, जिसके कारण से ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, मृत हो जाती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। द्वितीयक भित्ति होगी, उसके अंदर ही कई बार क्या होता है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर तृतीयक भित्ति का निर्माण होता है। और तृतीयक भित्ति में किसका जमा हो जाता है, जाइलोन का जमा हो जाता है। तो आपको देखना है कुछ बातों में, सभी बातों में ऐसा नहीं देखा जाता है, कुछ बातों के अंदर जैसे कि जिम्नोस्पर्म में द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जाइलोन के जमा होने के फलस्वरूप तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, द्वितीय कोशिका भित्ति होगी, उसके अंदर जाइलोन का जमा होने के फलस्वरूप तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ये किस में देखा जाता है, कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर देखा जाता है, सभी पादपों में तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। 4 स्तर पाए जाते हैं, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। अब ध्यान दीजिए, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि दो आसन कोशिकाओं के मध्य, दो कोशिका आपस में जुड़ी हुई है, इनके मध्य कोशिका द्रव्य में पतली परत होती है, यानी कोशिका द्रव्य बहुत पतला होता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से पतला होने के साथ ये दोनों कोशिकाएं आपस में संपर्क बनाए रखती हैं। और इस प्रकार की जो संपर्क संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो दो निकट कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्यी तंतु पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा की परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है। स्टार्चबर्गर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा को खोजा था। इन्होंने क्या बताया कि दो समीपस्थ या निकटस्थ कोशिकाओं के मध्य
कोशिका झिल्ली अत्यंत पतली होती है या कोशिका भित्ति अत्यंत पतली होती है, या कोशिका भित्ति होगी उनके मध्य छिद्र होता है, और कोशिका भित्ति होगी उनके मध्य जो छिद्र होता है जिसके माध्यम से कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है। इस प्रकार की जो संरचनाएं होगी, इस प्रकार की कोशिका द्रव्य तंतु होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, दो निकट कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य तंतु का संपर्क उपस्थित होता है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके माध्यम से दो निकट कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य होता है वह निरंतर बना रहता है, संपर्क बनाए रखता है, ये हमें ध्यान रखना है। और प्लाज्मोडेस्माटा की खोज स्टार्चबर्गर द्वारा की गई थी, तो ये भी बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं। अब उसके बाद में कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति के कार्य कौन कौन से हैं? तो 4 मुख्य कार्य हमें ध्यान रखना है, फंक्शंस ध्यान रखने हैं। कोशिका भित्ति के कार्य कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला कार्य क्या ध्यान रखना है? सेल को, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करने का इनका कार्य होता है। दूसरा कार्य है कोशिका को आकृति एवं आकार प्रदान करना, कोशिका को आकृति एवं आकार प्रदान करना, आकृति एवं आकार प्रदान करना है, वो भी इनका कार्य होता है। तीसरा कार्य ध्यान दीजिए, तो ये कोशिका होती है उसको जीवाणुओं के संक्रमण से बचाती है, बाहर के जीवाणुओं के संक्रमण से बचाती है, क्योंकि ये मृत होती है और मृत होने के कारण से जीवाणु आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो जीवाणु के संक्रमण से सुरक्षा करने का कार्य करती है, से बचाने का कार्य करती है। तो जीवाणु के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, कोशिकाओं को आकृति एवं आकार प्रदान करती है, जीवाणु के संक्रमण से सुरक्षा करती है। और आप ध्यान दीजिए, तो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति सेल वॉल के द्वारा अवांछनीय बड़े पदार्थों को अंदर प्रवेश करने से रोकती है, अवांछनीय बड़े या वृहत कणों के प्रवेश को रोकती है, वृहत कणों के प्रवेश को भी ये क्या करती है? प्रवेश को रोकती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अवांछनीय बड़े कण होते हैं जो कि कोशिका को आवश्यक नहीं होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के प्रवेश को भी ये क्या करती है? रोकती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से, और इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, तो ये कोशिका है और दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, इस प्रकार से कोशिका है। इन कोशिकाओं को आपस में संपर्क बनाए रखने में भी कौन सहायक होती है? एक दूसरे को जोड़े रखने में भी कौन सहायक होती है? कोशिका भित्ति सहायक होती है। तो पांचवा आप लिख सकते हैं, कोशिकाओं के संपर्क को बनाए रखने में भी सहायक होती हैं, कोशिकाओं के मध्य संपर्क को मजबूत करती हैं, के मध्य संपर्क बनाए रखने में भी ये क्या होती है? बनाए रखने में भी ये सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाए रखने में, आपस में जोड़े रखने में भी ये क्या होती है? सहायक होती हैं। तो ये 5 मुख्य कार्य हमें ध्यान रखने हैं, किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने जो स्पेसनिस ओक है उसमें सबसे पहले कोशिका भित्ति को देखा था, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति कैसा संरचना है? तो आपको जानना है, कठोर, दृढ़, मृत, पारगम्य संरचना होती है जो कि जीवद्रव्य कला के बाहर उपस्थित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति होती है वह शैवाल के अंदर, कवकों के अंदर और पादपों के अंदर उपस्थित होती हैं। और उसमें देखिए, जो कवकों के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है, जबकि शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से या मैनोज से या ग्लैक्टोन से एवं कैल्शियम कार्बोनेट जैसे लवण के द्वारा निर्मित भी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। वैसे हम शैवाल अच्छे से पढ़े हैं, तो उसमें हमने देखा है कि कुछ जो फियोफाइट्स होती है उनके अंदर एल्जीनिक एसिड भी उपस्थित होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं डिस्कशन करेंगे। अगला ध्यान दीजिए, जो पादपों की कोशिका भित्ति और सेलुलोज से निर्मित होती हैं, सेलुलोज के साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसमें हेमिसेलुलोज और पेक्टिन और प्रोटीन भी उपस्थित होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति हमने देख ली, पादपों की कोशिका भित्ति और कवकों की कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनी होती है। अब ध्यान दीजिए, पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है, उसमें आप देखेंगे तो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से, और सेलुलोज का स्त्रावण कोशिका झिल्ली के द्वारा। हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन का स्त्रावण होता है वह डिक्टियोसोम या गोल्जी कॉय के द्वारा होता है, जबकि सुबेरिन और क्यूटीन का स्त्रावण होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो उनका स्त्रावण होगा वह स्पिरोसोम्स के माध्यम से होता है। स्पिरोसोम पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, अंतर में भी हमने देखा था।
अब ध्यान दीजिए, पादप कोशिका भित्ति 4 स्तर, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है। प्राथमिक भित्ति होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एवं पेक्टिन से निर्मित होती है। द्वितीयक भित्ति होती है वह किससे निर्मित है? सुबेरिन और पेक्टिन से। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, सुबेरिन, पेक्टिन और क्यूटीन जैसे पदार्थ होते हैं उनसे निर्मित होती हैं, लिग्निन जैसे पदार्थों से निर्मित होती हैं। वाहिनिकाओं में लिग्निन का अत्यधिक डिपोजिशन पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तृतीयक भित्ति होती है वह जाइलोन से निर्मित होती है, हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो कोशिका भित्ति होती है उसमें आप ध्यान दीजिए छिद्र पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्यी तंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। स्टार्सबर्गर ने इनकी खोज की थी। फिर उसके बाद में इनके कार्य, सेल की आंतरिक सारांश प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, कोशिकाओं को आकृति एवं आकार प्रदान करना, जीवाणु के संक्रमण से सुरक्षा करना, कोशिका भित्ति में माध्यम से अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनके प्रवेश को रोकती है, कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान रख सकते हैं कि कोशिका भित्ति होती है उनकी वृद्धि होती है वह कणाधान एवं स्त्राधान विधि के माध्यम से होती है। कणाधान विधि के माध्यम से होती है तथा स्त्राधान के माध्यम से। यदि कोशिका के पदार्थ होते हैं वे कणों के रूप में जमा होते हैं और कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं तो उसे कणाधान वृद्धि कहेंगे। यदि परतों के रूप में, स्तरों के रूप में जमा होते हैं तो इसमें स्त्राधान कहते हैं। प्राथमिक भित्ति होती है उसमें वृद्धि होती है वह कणाधान विधि के माध्यम से होगी, जबकि द्वितीयक भित्ति में जो वृद्धि होती है वह स्त्राधान के माध्यम से, और प्राथमिक भित्ति में भी स्त्राधान के माध्यम से होती है। तो स्त्राधान विधि के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों भित्ति में होगी, जबकि कणाधान के माध्यम से प्राथमिक भित्ति में होती है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान रख सकते हैं कि एक एक्सपेंसिन फैक्टर उपस्थित होता है जो कि इन माइक्रोफाइब्रिल्स जो तंतु होते हैं उनको ढीला कर देते हैं, जिनके कारण से इनके मध्य विभिन्न कण जमा हो सकते हैं। तो कणाधान विधि होती है उसमें ये एक्सपेंसिन प्रोटीन होता है वह सहायक होता है, इस कारण से उसे हम लूजिंग फैक्टर ऑफ सेल वॉल कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारी जो सेल वॉल है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम सेल वॉल के नीचे संरचना उपस्थित जीवद्रव्य कला जो कि जंतु और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होती है उस बारे में चर्चा करेंगे। जबकि सेल वॉल थी वो केवल और केवल किस में उपस्थित होती है? पादप कोशिका, शैवाल और कवकों की कोशिकाओं के बाहर उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।